नमस्कार दोस्तों। आज भारत के प्रधानमंत्री पुंछ जाते हैं और वहां पर उनके पीड़ितों के दर्द को साझा कर भारत के प्रधानमंत्री वहां तमाम लोग जिनके घरों पे सब जगह बुलेट्स लगी हुई हैं, पाकिस्तान ने जहां गोलीबारी करी है और तमाम लोग मरे हैं, उनके परिवारों से मिलते हैं और उनके दर्द को सुनते हैं। प्रधानमंत्री इसके पहले जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद में जाते हैं 25 अप्रैल को वो श्रीनगर, पहलगाम और उस इलाके में वहां के लोगों का दर्द साझा करते हैं, घायलों से मिलते हैं। और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री कानपुर जाते हैं और विधवा हुई उस बच्ची से, उसके युवक के पिता से और उसकी बहन से मिलते हैं, उनके दर्द को साझा करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं करनाल और करनाल में वो जो लेफ्टिनेंट विनय नरवल जिनकी मौत हुई थी, उनके पत्नी से, उनके पिता से, उनकी मां से, उनके भाई बहन से मिलते हैं और दर्द को साझा करते हैं। प्रधानमंत्री वो सारे मुद्दों पर खड़े हो जाते हैं अड़ के और कहते हैं भारत कड़ा जवाब दे, हमारी सेना कड़ा जवाब दे। आई, ये तो प्रधानमंत्री को ही करना था ना, ये तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री ने नहीं किया, ये भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया। तो प्रधानमंत्री कहां? प्रधानमंत्री डायलॉग बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री वीर रस की गाथा गा रहे हैं और प्रधानमंत्री इस देश को तमाम वो कहानियां बता रहे हैं, डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री कांप रहे हैं अमेरिका के सामने। प्रधानमंत्री इस देश के तमाम सांसदों को दुनिया में दौड़ा रहे हैं कि भैया आप जाके बता दो कि हम तो ऐसे पीड़ित हैं। प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहे, प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा और प्रधानमंत्री भारत को आत्मनिर्भर भी नहीं बना पा रहे। तो भाई वो कौन प्रधानमंत्री है जो पुंछ गया? वो कौन प्रधानमंत्री है जो पहलगाम गया? वो कौन प्रधानमंत्री है जो श्रीनगर गया? वो कौन प्रधानमंत्री है जो कानपुर में द्विवेदी परिवार से मिला? और वो कौन प्रधानमंत्री है जो विनय नरवल के परिवार से मिला? नहीं, वो भावी प्रधानमंत्री हो सकता है, वो मौजूदा प्रधानमंत्री नहीं है। ये काम प्रधानमंत्री को करना था, उसने नहीं किया। तो यह काम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी कर रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। कुछ लोग अब उसे डरेंद्र मोदी कहने लगे। क्यों? क्योंकि हालात यह हो गए, अमेरिका ने उसे नहीं, ट्रंप ने उसे धमकाया, भारत ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीदेगा। बिल्कुल नहीं हुजूर, कभी नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। बच्चे की तरह सर, उसने कहा आपको टैरिफ एब्यूजर, और जब टैरिफ एब्यूजर कहता है, मुंह पर कहता है, धमकी देता है, जो टैरिफ लाद देंगे, हम मुस्कुराते हुए मुंह बंद कर लेते। जी हां, ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, नहीं नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उसके बाद उसने, अमेरिका ने, ट्रंप ने भारतीयों को जंजीरों में, बेड़ियों में बांध के मालवाहक, सेना के मालवाहक जहाज से लाके भारत में फेंक दिया। हम कुछ नहीं बोलेंगे, सरकार हम आपके हर हुक्म का पालन करेंगे, आप चाहे जितना अपमान करो, हम तो आपके गुलाम हैं सर। उसके बाद उसने कहा सीज फायर,
हमने बगैर कुछ बोले आधे घंटे में सीज फायर की घोषणा कर दी। हुजूर, आदेश सिर माथे पर। और उसके बाद फिर उसने लगातार बार बार करीब करीब अब 1 दर्जन बार होने जा रहा है, वो कह चुका, उसके लोग कह चुके कि ये सीज फायर काहे की होती, युद्ध की होती, युद्ध हुआ ही नहीं, उसने कह दिया सीज फायर, तो साहब हम सीज फायर कहने लगे, जबकि उसी दिन हम कह रहे थे कि ये युद्ध नहीं है, ये एक ऑपरेशन। बहरहाल वो भी सही, उधर से गोलियां चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, पुंछ में, राजौरी में, उधर के बॉर्डर पे रहने वाले तमाम हमारे भारतीय नागरिक, निर्दोष नागरिक जो हमारी ढाल बन के खड़े होते हैं, वो मौत के मुंह में जाते हैं, दर्जनों लोग मर जाते हैं, लेकिन दर्जनों सैकड़ों घर बर्बाद हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गोलियों से छलनी हो जाते हैं, दुकानें छलनी हो जाती हैं, सब बर्बाद होता है, लेकिन साहब मुंह में दही जमा हुआ है। अब फिर कब बोलेंगे? सेना के बीच में चारों तरफ से घेरे हुए, तब भी कमांडोज के साथ, तब बोलेंगे बर्दाश्त नहीं होगा, बदला दिया जाएगा, अब ये नया भारत है। कोई बात नहीं, राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, नाम लेने में डर लगेगा, सीधे सीधे कहने में डर लगेगा, फिर चुनाव प्रचार में जाएंगे, रैली में जाएंगे और बोलेंगे मेरे खून में गरम सिंदूर बह रहा है। अब सिंदूर भी गरम होता है, चलिए मान लिया, बहरहाल पढ़ लिया होता तो पता चलता सिंदूर क्या है। तो यह स्थिति है, सब कुछ गरम है, लेकिन साहब हम एक बार नहीं बोल पाएंगे कि कैसे पुंछ में हमारे लोगों के साथ में लगातार वो गोलियों के शिकार हो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, कोई बेटियां अनाथ हो गई, कोई मां अनाथ हो गई, कोई बीवी बेवा हो गई, और तमाम परिवार बर्बाद हो गए, और वो भारत के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी से कहते हैं हमें मोदी पे यकीन नहीं है, हमें तो आप पर यकीन, क्योंकि आप ही तो हो जो हमारी आवाज बनते हो। वो तो कुछ सुनता ही नहीं है, उसे तो पता ही नहीं है, पुंछ का नाम ही नहीं लिया जा रहा। गजब की स्थिति। तो प्रधानमंत्री आखिर क्यों नहीं जा पा रहा है? जब इतना सिंदूर, गरम सिंदूर बहने की बात कर रहा है, तो क्यों नहीं गया पहलगाम? क्यों नहीं गया कश्मीर? क्यों नहीं गया किसी शहीद के घर में? क्यों नहीं गया किसी मरने वाले यात्री के घर में? क्यों नहीं गया उस घोड़े वाले के घर में जो शहीद हो गया बचाते बचाते? कहीं नहीं। तो क्या कर रहा है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कपड़े बदल रहा है, प्रधानमंत्री डायलॉग्स बोल रहा है, प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहा है। जी हां, यह स्थिति। तो मीटिंग में क्या कर रहा है? आज स्थिति यह हो गई, जो आत्मनिर्भर भारत का डायलॉग दिया था, आज हालत यह हो गई कि जो विदेशी पूंजी निवेश होता था भारत में, वो 96.5%, यानी राउंड फिगर में कह दीजिए करीब करीब 97%, वो घट गया है। भारत में एफडीआई आना बंद हो गया है। विदेशी निवेशक भारत के बाजार को पसंद नहीं कर रहा है। जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत का बाजार बहुत अच्छा है, विदेशी निवेशक दौड़ रहा है, वो नहीं आ रहा, वो पैसा निकाल रहा है। फिर दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा, आत्मनिर्भर भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति यह है कि भारत अब चीन पर आश्रित हो गया है।
भारत का 86% करीब करीब 83% करीब करीब चीन से आ रहा है। यानी वो हमारे यहां यदि 1 लाख करोड़ का माल भेजता है तो हम 17,000 करोड़ का भेजते हैं। समझ लीजिए 83% हम उस पर निर्भर हो गए। चाहे कच्ची दवा, जो दवाओं के कच्चा माल हो, वो 70% से अधिक चाइना से आ रहा है। मोबाइल पार्ट्स जितने हैं उनका 80% चाइना से आ रहा है। सोलर पैनल का है वो 85% चाइना से आ रहा है। एलईडी हो, खिलौने हो, सब कुछ चीन से आ रहे हैं। तो भारत में क्या हो? भारत में बर्बादी आ रही है। हम कहीं आत्मनिर्भर नहीं है, ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, ना दूसरे में, और न टेक्नोलॉजी में। तो साहब हम कर क्या रहे हैं? हम असल में जुमलों में, डायलॉग्स में विकसित भारत बन रहे हैं। हम विकसित भारत बनने के बजाय हम बेरोजगार भारत बन रहे हैं। लेकिन डायलॉग्स में हम रोजगार दे रहे हैं। यह दशा हो गई। और जब वीर रस पढ़ते हैं तो साफ आता है कि सत्ता में बैठे लोग क्या शब्द पर ही करेंगे, कर्मों में उनके किस तरीके से अंतर है, इसको भी देख लीजिए। चाहे जिस भी तरीके से हो, सामाजिक, आर्थिक और दूसरे तमाम ताने बाने टूट चुके। विकसित भारत कहते हैं। भारत की रिजर्व बैंक से हम भारी भरकम रकम, 2.25-3 लाख करोड़ की रकम ले लेते हैं डिविडेंड के नाम। इसके पहले एक बार हम 2.25 लाख करोड़ रुपए ले चुके। अब आप सोचिए, लगातार हम बैंक से जो हमारा एसेट होता था वो भी हम खत्म कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आदमी कब अपने घर की जमा पूंजी निकालता है? यानी घर किस स्थिति में जा रहा है, देश बर्बादी में जा रहा है, यह हालत है। और भारत की संसद हो, न्यायपालिका हो, विश्वविद्यालय हो, मीडिया हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, स्वायत्त संस्थाएं हो, सबकी स्वायत्ता खत्म हो गई और सभी जगह गुलामी का माहौल हो गया है और वहां संघी बैठे। शायद यही वजह है कि भारत की संप्रभुता को नरेंद्र मोदी ने गिरवी रख दिया। भारत को अमेरिका के आगे घुटने टिका के रख दिया है और पाकिस्तान हमारे लोगों को गोलियों से भून रहा है। हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हम सिर्फ जुमले छोड़ रहे हैं, अपने सेना के अफसरों से भी झूठ बुलवा रहे हैं। और जिन मूल्यों, आदर्शों के लिए भारत जाना जाता था, उनमें आज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की हंसी उड़ रही है। और जिस तरीके से भारत को तमाम जगह खोखले राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है, भारत में आर्थिक विषमता बुरी तरह से बढ़ गई है और अमीर होता जा रहा है, गरीब और मध्यम वर्ग धीरे धीरे बुरी स्थिति में जा रहा है। तो साहब हो क्या रहा है? तो भारत की शानदार जो विरासत थी वो सब खत्म हो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ और नहीं कर सकते तो अपमानित करते हैं। कोई सेना को अपमानित करता है और कहता है नरेंद्र मोदी के चरणों में सेना सिर रखे पड़ी, यानी उनके पांव में सिर रखे है सेना। तो कोई कहता है हमारे देश की सेना अधिकारी को, लेडी सेना अधिकारी को, कि वो पाकिस्तानी आतंकियों की बहन है और उनका एक रामचंद्र जांगड़ा करके राज्यसभा सदस्य है, वो तो यह कह लेता है कि सिंदूर जो छीना गया है वो असल में उन महिलाओं और उन लोगों की कायरता के कारण वो मरे। वो जो यात्री मरे पहलगाम में, वो अपनी कायरता के कारण। अब आप सोचिए
जो मर गए उन्हें आप कायर कह रहे हैं, उनके परिवार के लोग उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग कर। मैं नहीं कहता हूं आप शहीद का दर्जा दीजिए, लेकिन कायर कह के हंसी तो मत उड़ाइए। तो यह हालत हो गई है। तब राहुल गांधी उनके लिए आवाज बनते हैं। वह आवाज जो प्रधानमंत्री को बनना चाहिए, राहुल गांधी बनते हैं। राहुल गांधी सही सवाल करते हैं तो उनसे तकलीफ हो जाती है, जो सवाल नरेंद्र मोदी तब किया करते थे जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के। और एक घटना हुई थी, सबसे ज्यादा आतंकी घटनाएं नरेंद्र मोदी के ही शासनकाल में हुई। इन 10-11 साल में जो हालत हुई है वह अपने आप में बुरी स्थिति है। ये दुर्भाग्य सबसे ज्यादा इनके वक्त में 18 आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई। 18 बड़ी, छोटी की बात नहीं कर, छोटी तो हजारों हुई। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ बड़ी घटनाओं की 18 हुई। और कांग्रेस के मनमोहन सिंह के शासनकाल में 2 बड़ी घटनाएं हुई, सिर्फ 2। अब आप सोचिए तो हमारा प्रधानमंत्री कर क्या रहा है? वो डरा हुआ अमेरिका के आगे हाथ जोड़े झुका खड़ा है। उसकी कोई नहीं अब सुन रहा है तो सांसदों के दलों को भेजा है। क्योंकि जब हमारा और पाकिस्तान का विवाद चरम स्थिति पर पहुंचा तो भारत के साथ कोई खड़ा नहीं था। जिनके गले में जाके चिपक जाया करता था नरेंद्र, गले पड़ जाता, न जाने कितने नाते रिश्ते जोड़ता था। तो यह दशा है। लेकिन राहुल गांधी देश को लेके चिंतित थे, इसलिए अमेरिका से छोड़ के अपनी यात्रा आए और तब से लगातार उन पीड़ितों से मिल रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं, घटनास्थल पे जा रहे हैं। यही तो स्थिति, जो काम प्रधानमंत्री करना चाहिए वो नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री वीर रस के गीत गा रहे हैं, डायलॉग्स सुना रहे हैं। हिम्मत नहीं है, बस कैमरे के सामने बकबक करा लीजिए। जी हां, यही सब है। जय